हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 52 है। इसके पहले हम लोगों ने एनएचआरसी और एचएसआरसी यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। तो ये जो सेक्शन है हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का है। इसके बाद कुछ चैप्टर्स बच जाएंगे, उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मामले में भी 2019 में कुछ चेंजेस आया था, कुछ अमेंडमेंट किया गया था, जैसा कि एचएसआरसी और एनएचआरसी में किया गया 2019 में। तो ये जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और जो अमेंडमेंट किया गया उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले ब्रीफली देख लेते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है क्या। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है इसको बनाया गया था आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो पब्लिक अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उससे किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन लेने का, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो वैसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। और वो जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से जो इन्फॉर्मेशन लिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में, वो सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से पब्लिक तक पहुंच जाए, उसको इंश्योर करने के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। तो इसी एक्ट में अमेंड किया गया 2019 में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आरटीआई एक्ट 2005 आखिर है क्या। तो देखिए, इस एक्ट के तहत जो पब्लिक अथॉरिटी होती है उनको रिक्वायर होता है कि वो खुद से ही वैसा सारा मैटर को डिस्क्लोज करे, अपने फंक्शन को डिस्क्लोज करे जिसमें कि किसी भी तरह का पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि वो जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्क्लोज करे पब्लिक के सामने। यानी कि जब भी पब्लिक को चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसके पास पहले से वो अवेलेबल हो। सेकेंड है द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, यानी कि जो हमारी पब्लिक अथॉरिटी है, ये जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपने ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ के ड्यूटीज़ और पावर के बारे में इन्फॉर्म करे। एंड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करे। तो यहाँ पे द इंटेंट ऑफ सच डिस्क्लोजर इज़ दैट द पब्लिक शुड नीड मिनिमम रिकॉर्स थ्रू द एक्ट टू ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन। देखिए, इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है पब्लिक के पास आना। देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर खुद से ही ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक अथॉरिटी दे देती है तो पब्लिक क्या करेगी, पीपल को अगर कभी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो खुद से उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ना कि उसके लिए उनको आरटीआई के तहत जाना पड़ेगा। यानी कि आरटीआई वहाँ पे उनको दायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इफ़ सच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर इस तरह का कोई मैटर या कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा पीपल के सामने, सिटीजन के सामने, तो उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अथॉरिटी से। उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, रिकॉर्ड्स होगा पब्लिक अथॉरिटी का, वो जो भी चाहिए उसके लिए पब्लिक अथॉरिटी के पास आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस रिक्वेस्ट से बचने के लिए जो भी मिनिमम या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले से दे दे, वही सही होता है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह का इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, फाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, जो पब्लिक अथॉरिटी का होता है वो सब आरटीआई के तहत इंक्लूड हो जाएगा। अब इस आरटीआई 2005 में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था, अब उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनके टर्म के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो इनका जो टर्म है पहले क्या था, 5 साल था या 65 साल था। तो यहाँ पे 5 इयर्स था, अपने ऑफिस को होल्ड करते थे, तो इसको यहाँ पे कम कर दिया गया है। कम नहीं किया गया, यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी इनका मतलब टर्म होगा वो डिसाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के टर्म को। साथ में अदर जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंटर लेवल पे हो, उनके टर्म को कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग सैलरी की बात करते हैं तो जो सैलरी होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का और इंफॉर्मेशन कमीशन का, वो पहले क्या था सेंट्रल लेवल पे, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का सैलरी सेम था जैसा कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सैलरी होता है। और जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनका सैलरी किसके बराबर था, उनका सैलरी था इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर। तो यहाँ पे देखिए, इनका सैलरी जो था इलेक्शन कमीशन जो है उसके
मेंबर्स के बराबर था। तो इसमें भी चेंजेस लाया गया, यहाँ पे रिमूव किया गया इस प्रोविज़न को और कहा गया जो सैलरी अलाउंस और जो भी टर्म कंडीशन होता है सर्विस का, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, वो डिटरमाइन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे सैलरी के मामले में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, साथ में टर्म के मामले में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ गई है। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए डिडक्शंस इन सैलरी। तो पहले क्या था, जो एक्ट था वो कहता था कि एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ CIC एंड ICS एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, अगर किसी भी CIC का या ICS का यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा रहा है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उसके पहले वो किसी ना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम कर रहे होंगे या वहाँ से रिटायर हुए होंगे। तो अगर उनका रिटायरमेंट हुआ है, अगर वो रिटायर्ड है, उनका जो बेनिफिट है रिटायरमेंट का जो पेंशन वगैरह होता है, पहले क्या होता था इसको डिडक्ट कर दिया जाता था सैलरी में। यानी कि अगर आपका सैलरी मान लेते हैं 100 है एक एग्जांपल के तौर पे, तो अगर पहले जो पर्सन रिटायर्ड पर्सन है जो कि यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट पे जा रहे हैं, तो अगर वो किसी पोस्ट से रिटायर्ड हैं और उनको जो सैलरी मिल रहा है या तो फिर कुछ पेंशन मिल रहा है, तो उस पेंशन और सैलरी को इसमें से घटा दिया जाता था। मान लेते हैं उनका सैलरी या पेंशन है 10 रुपीज़ आप ले लीजिए, 100 उनका अगर वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं तो है, तो जो पहले का जो 10 रुपीज़ है उसको यहाँ से रिड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे इनको 110 ना मिल कर के 100 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो पहले से अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में थे उसका सैलरी या पेंशन जो उसका जो पेंशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा नए अमाउंट में। तो ये जो डिडक्शन इन सैलरी था उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है नए एक्ट में। तो यहाँ पे RTI अमेंडमेंट एक्ट 29 में ये कुछ चेंजेस लाए गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज योर करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट हमारा द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ़ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। यानी कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो किसी भी मैटर में इंक्वायरी करने के लिए बोल सकते हैं अगर वो कोई रिजनेबल ग्राउंड है। तो यानी कि अगर वहाँ पे कोई रिजनेबल बात आती है, तो अगर यहाँ पे देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का काम क्या होता है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन को इंश्योर करे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए अगर किसी पब्लिक ने किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास कुछ RTI के लिए वहाँ पे वो गए हैं, तो यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन देखेंगे वो ग्राउंड रीजनेबल है या नहीं, इस पे इंक्वायरी करने की ज़रूरत है या नहीं। तो इस मैटर को देखते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट हमारा द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ये भी इंश्योर करते हैं, उनके पास ये पावर होता है कि उनका जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है, जो उनका डिसीज़न होता है वो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा माना जाए। यानी कि अगर RTI के तहत किसी बात को मनवाना हो या RTI के तहत जो भी प्रोविज़न दिया गया हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इंश्योर करते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटी हो उसको माने, उसको वो फॉलो करे। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन C बोथ 1 और 2 करेक्ट होगा, क्योंकि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का काम ही होता है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी हो उनको वो RTI के तहत अगर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा हो तो उसको पब्लिक को प्रोवाइड करवाने का काम करे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ कमेटी दैट रिकमेंड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी का गठन किया जाता है, जिस तरह से कि NHRC और HRC में होता था। यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मामले में भी कमेटी का गठन किया जाता था। उसी तरह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मामले में भी कमेटी का गठन किया जाता है, और वो कमीशन पर्सन को चूज़ करती है और फिर उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये फर्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर, सेकंड है लीडर ऑफ पोजीशन इन लोकसभा, थर्ड आपका लीडर ऑफ पोजीशन इन राज्यसभा, एंड फोर्थ है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड फिफ्थ है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, तो आपके होते ही हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इसमें से जो ये सब आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ पोजीशन इन लोकसभा है, एंड फोर्थ आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये 3 मेंबर यहाँ पे होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। इसके अलावा लीडर ऑफ पोजीशन राज्यसभा, ये आपका होता था
NHRC के मामले में और स्पीकर भी NHRC के मामले में आते थे। तो यहाँ पे केवल 3 मेंबर बॉडी होती है, कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ पोजीशन इन लोकसभा, साथ में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इंटरटेन्स कंप्लेंट्स एंड अपील्स पर्टेनिंग टू ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर द, यानी कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो किस तरह के कंप्लेंट्स को देखती है, यानी कि कौन जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंदर आते हैं। तो वैसा कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक अंडरटेकिंग्स है जिसके कंप्लेन को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन देखेगी। तो फर्स्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाला जो इंस्टीट्यूशन है या कंपनीज़ है, सेकंड है आपका स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट एंड फोर्थ है यूनियन टेरिटरीज़। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा अथॉरिटी होता है या पब्लिक ऑफिसेस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर आते हैं, इसके मामले में कंप्लेंट्स और अपील को देखने का काम होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो सेकंड थर्ड है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसके लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सैलरी अलाउंस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि सैलरी अलाउंस और जो सर्विस कंडीशन होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का, वो पहले कैसा था, जो सैलरी अलाउंस था वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जैसा, लेकिन 2019 में अमेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि अब जो भी सैलरी अलाउंस और सर्विस कंडीशन है वो डिटरमाइन किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसको कि चेंज किया गया था 2019 में, तो इसीलिए यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी अलाउंस और अदर सर्विस कंडीशन को अब देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सबमिट्स इज एनुअल रिपोर्ट टू द। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है अपना एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करती है, तो यहाँ पे ही अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसा कि NHRC भी करती है। तो जो मैक्सिमम कमीशंस या बॉडीज़ होती है वो अपना जो रिपोर्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट करती है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस रिकमेंडेशन ऑफ द, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उस मामले में किससे एडवाइस या रिकमेंडेशन लिया जाता है, तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मामले में प्रेसिडेंट किससे एडवाइस लेते हैं, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवाइस लिया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम वही क्राइटेरिया है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से ही एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पे देखा जाता है रिमूवल का प्रोसेस में क्या क्या देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आता है कि वो जो पर्सन है वो एडजस्ट या इंसॉल्वेंट ना हो, इंसॉल्वेंट यानी कि वो बैंक करप्ट ना हो। इसके अलावा उनके मामले में जो कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर से उनके मामले में ये भी देखा जाता है कि वो किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड ना हो या किसी तरह का उन्होंने मोरल स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट ना दिया हो। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। साथ में ये भी देखा जाता है कि अपने ड्यूटी के अलावा वो कहीं और एम्प्लॉयड नहीं हो पेड सैलरी में। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया जो आपके बुक में दिया हुआ है इनको हटाने के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक और जो क्राइटेरिया होता है वो एक ग्राउंड होता है बिहेवियर और इनकैपेसिटी का, जिसको इंक्वायरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। तो इनको एस्टैब्लिश करने का डेट क्या हो जाएगा, आपका ईयर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2005। देखिए इतना इजी क्वेश्चन भी यूपीएससी नहीं करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो होते ही हैं, साथ में और कितने मेंबर हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, नॉट मोर देन यानी कि मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो CIC तो होते ही हैं, साथ में 10 और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, यानी कि आपको टर्म ऑफ ऑफिस बताना है CIC का, साथ में ICs का यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का भी आपको बताना है। तो इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है पहले तो ये 5 साल होता था, इसको घटा करके कितना कर दिया गया है। देखिए ये अब फिक्स नहीं है, इनका जो टर्म है प्रिस्क्राइब किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो फिर 65 साल, जो भी पहले हो जाए।
तो यहाँ पे 5 साल वाला क्राइटेरिया नहीं रहा अब। और देखिए यहाँ पे ये जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो री अपॉइंट नहीं हो सकता है सेम पोस्ट पे, यानी कि यहाँ पे री अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया नहीं है। और सेम था आपका NHRC के मामले में भी, वहाँ पे भी री अपॉइंटमेंट नहीं होता था। और यहाँ जो ICS होते हैं, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उनको बनाया जा सकता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लेकिन उनको दोबारा सेम पोस्ट नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। इनका फिक्स नहीं है, चाहे तो वो 65 साल की आयु तक हो या तो फिर डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि किसके द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो किस तरह से किया गया था आपको यहाँ पे ये बताना है। आपका एक ऑप्शन कह रहा है एन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड है रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फोर्थ रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इसमें आ जाता है आपका RTI एक्ट 2005 के तहत ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर द, तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ अ हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी, तो ये एक हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। सेकंड है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पे देखिए ये हाई पावर इंडिपेंडेंट बॉडी है क्योंकि इसको RTI एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया था और ये देखने का काम करती है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचे किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, इसको RTI एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के क्वेश्चंस को। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।